हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन आगे करें उसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि आपका जो यूपीएचएससी का एग्जामिनेशन है उसकी आयोग ने कमर कस ली है। उसकी तैयारी बिल्कुल बना करके रखिए, क्योंकि ज़्यादातर संभावना यही है कि अक्टूबर में या तो नवंबर में एग्जामिनेशन हो जाएंगे। यानी आपके पास में 1.5 से 2 महीने का ही समय आपके पास में शेष है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपको लगने की। साथ ही साथ में पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि पीजीटी का भी एग्जामिनेशन अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। ठीक है, तो ये तो दोनों अपडेट हो गए। और साथ ही साथ में जो आपने एनटीए नेट की एग्जामिनेशन के बारे में देखा, तो एनटीए नेट सोशियोलॉजी का जो पेपर होने वाला है वो 1 अक्टूबर को है। ठीक है, जिसके एडमिट कार्ड अभी 1-2 दिन में डाउनलोड शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सोशल रिसर्च से संबंधित हमने तकरीबन 20 से 25 लेक्चर उस पर अपलोड किए हुए हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, और उनको आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हम लोग बात करें कि सोशल रिसर्च क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है, हाइपोथेसिस प्राकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट अवधारणा क्या है, या केस स्टडी व्यक्तिक अध्ययन क्या है। ठीक है, तो ये कुछ कई टॉपिक्स हैं, या निदर्शन हो गया, सैम्पलिंग हो गया। तो इनके डेफिनेशंस को लेकर के अभी आपने देखा होगा कि जो हायर एजुकेशन उसने भी सवाल पूछ लिया। पहले कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछते थे, स्टेप्स के बारे में पूछा, और अब ये कुछ दिनों से उनसे संबंधित पुस्तकें और जो डेफिनेशंस हैं वहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो हमने क्या किया है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की जितनी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं उनको कलेक्ट किया है, और अब कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको रट लें और एक स्थान पर पर्टिकुलर है तो जान लें। इससे होता क्या है कि 4-5 क्वेश्चन आपके इजली सही हो जाते हैं, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन हायर एजुकेशन के अंदर में और एनटीए नेट के अंदर में आता ही आता है। यानी सोशियोलॉजी में 10 क्वेश्चन और फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में तो डेफिनेशन से रिलेटेड कम होते हैं, लेकिन सेकंड पेपर के अंदर में आता ही आता है। तो आइए छात्रों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का माहौल है। तो बोगार्ड्स की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, और बोगार्ड्स ने कहा कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अंतर्निहित प्रक्रियाओं, जो एक साथ लोग रहते हैं, यानी समुदाय हो गया, समाज में जो लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो एक समुदाय में जो लोग रह रहे हैं, तो जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रिया हैं उनकी खोज करना, ये क्या है? सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च की डेफिनेशन में अंतर्निहित प्रक्रिया, ये बोगार्ड्स। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, बोगार्ड्स में डा के ऊपर आधार आ लगा हुआ और अंतर्निहित में भी यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे क्लू, क्योंकि मैंने बार बार कहा था छात्रों की, देखिए एग्जामिनेशन पास करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का होता है। कई विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो विद्वान बनने लगते हैं। ठीक है, तो विद्वान कब बनते हैं? जब आप प्रोफेसर बन जाते हैं, लगातार तमाम प्रकार की किताबों को जब पढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे करके विद्वता हो जाती है। लेकिन अब चूंकि नए नए, कभी आपने देखा होगा कि बहुत कम दिनों के अंदर में पढ़ करके और फ्रेशर एनटीए नेट क्वालिफाई हो जाते हैं। पीबी मतलब एमए प्रीवियस में ही हैं और नेट क्वालिफाई हो गए, उसके बाद में आगे चलकर जेआरएफ हो गए, और उन्होंने जो है रिसर्च वगैरह ज्वाइन किया, इधर की जो है प्रोफेसर बन गए। तो कारण क्या है कि वो विद्वान तो नहीं है, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन वो बुद्धिमान होते हैं छात्रों। ठीक है, तो बुद्धिमान बन करके कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या ट्रिक है। अब हम नहीं कहते कि अगर हमने आपसे पूछा कि बगड़ की डेफिनेशन बताओ भाई सोशल रिसर्च की, आपको नहीं आता, काम खत्म है। लेकिन आपने कहा कि सर हमको विकल्प दिखाओ डेफिनेशन में, और डेफिनेशन में लिखा है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। और 4 विकल्प वहाँ पर दिख रहे हैं, बोगार्ड्स हैं, कोहेन हैं, विटने हैं और हिटने हैं। ठीक है, 4 लोग हैं वहाँ पे। अब वहाँ पर बिटने हिटने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आयोग ने बिटने हिटने में लगा करके कंफ्यूजन किया हुआ है, लेकिन वास्तव में बोगार्ड्स की। तो जो ये ट्रिक बोगार्ड्स में ये ऊपर मात्रा का लगा दिया, अंतर्निहित लगा दिया, तो कहीं ना कहीं अगर आपको इतनी बात केवल क्लू कर गई और संयोग से ऐसा आ गया, तो आप वहां पर क्लिक कर ले जाएंगे। ठीक है, और उसके माध्यम से आपका वो क्वेश्चन सही हो गया। तो छात्रों, हमारा जो लगातार मैंने बताया ना कि बुद्धिमान बन करके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, फिर धीरे धीरे करके चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान क्या है वो आप जानते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हिटने महोदय की।
तो हिटने की बात की जाएगी, यानी डेविड हिट ने ये क्या कहते हैं, तो कहते हैं समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। तो मानव समूह के संबंधों की बात की जाती है, तो हिट करते हैं किस पे, कहते हैं भाई हम लोग जो है संबंधों का अध्ययन, ऐसे संबंधों की बात आपने देखा होगा कि मैकइवर पेज कहते हैं समाजशास्त्री होने के नाते हमारा जो सामाजिक संबंधों से सरोकार है, तो बात करते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर जो है जो डेफिनेशंस हैं वो सोशल रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, तो हिट कर गई बात, ठीक है। तो हिट ने आप लर्न कर लो क्या, कि मानव समूह के संबंधों को, ठीक है। ऐसे छोटे छोटी चीजों को बिल्कुल कूल होकर के अगर प्रेशर लिया तो तुरंत भूलने लगेगा, मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कूल होकर के दिमाग में बैठाते चलो, तो भाई आपका क्वेश्चन पेपर, जो आपका पेपर है, मैं बार बार कहता हूँ प्रेशर ले लिया तो बहुत टफ है, लेकिन अगर आपने प्रेशर नहीं लिया और आराम से कूल होकर के अगर करें, तो क्वेश्चन भी सामने, आंसर भी सामने, सिर्फ टिक मारना है कि ये होगा और ये नहीं होगा, बस इतना काम करना है। तो चलिए हम लोग बात करके हैं एम.आर. कोहेन। कोहेन महोदय क्या कहते हैं कि बिना किसी प्रत्याशित, ठीक है, विचार के हम नहीं जान पाते हैं कि हम किन तथ्यों की खोज कर रहे हैं, और ना ही यह समझ पाते हैं कि हमारी खोज हेतु क्या सार्थक और क्या निरर्थक है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी प्रत्याशित विचार के हम नहीं, तो प्रत्याशित विचार का मतलब देखिए, हम लोग जो अपनी आपको पढ़ाए हुए हैं सोशल रिसर्च के बारे में, तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशन मैंने बताया था, ठीक है, तकरीबन 10-12 डेफिनेशन, लेकिन उसमें 2 डेफिनेशन रह गई थी, तो इनको आज यहाँ इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको रिपीट नहीं करना है, जो नहीं हुआ है या जो कहीं एग्जामिनेशन में पूछा गया आया है उन्हीं को यहाँ पर कलेक्शन किया गया, ठीक है। तो संभावना ये ज़्यादा बनती है कि आप उनके साथ में बैकअप में भी कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में कोहेन महोदय ने कितना बढ़िया कहा कि प्रत्याशित विचार से हम यह नहीं जान पाते, ठीक है, बिना किसी प्रत्याशित विचार के हम ये नहीं है, यानी अगर आपके मन में कोई प्रत्याशित विचार नहीं है, कोई कल्पना, इमेजिनेशन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, तो हम यही नहीं जान पाएंगे किन तथ्यों की खोज कर रहे हैं, और ना ये समझ पाते हैं कि हमारी खोज है तो क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है। भाई कोई चीज अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, तो एक हाइपोथेसिस बनानी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि धीरे धीरे जैसे आप उसके करीब में जाते जाते हैं, चीजें मॉडिफाइड होती जाती हैं, बनती जाती हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस मिलता जाता है, उसके अनुसार जो है आप चीजों को चेंज करते हैं। बट यू हैव टू एन हाइपोथेसिस, जो एक हाइपोथेसिस तो आपको रखना ही बनेगा, एक ब्लूप्रिंट तो अपने माइंड में लाना ही लाना पड़ेगा कि हमको क्या करना है और किस तरीके से क्या हमारे लिए सार्थक होगा और क्या निरर्थक होगा। तो कोहेन महोदय ने यहाँ पर ये डेफिनेशन किया प्रत्याशित विचार, ठीक है, प्रत्याशित विचार को कोहेन, ठीक है। तो प्रत्याशित विचार, जैसे आपकी कोहनी में क्या होता है, कभी कभी ऐसे कहीं टकरा जाती है तो अचानक से करंट आ जाता है ना, बिल्कुल, तो ऐसे समझिए कि आपने कुछ सोचा और आपके मन में कोई विचार आ गया अचानक से, और फिर आप क्या करते हैं, आप उसको आगे एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो कोहेन आपको याद रखना है कि प्रत्याशित विचार हाइपोथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार फिर से ऐसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ छात्रों की, कैसे, जैसे मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ, तैयार कराता आया हूँ, और आप उन चीज़ों को बल देखो, क्योंकि जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ तो आपको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बट डेफिनेशन के तौर पे, कोई बुक्स के तौर पे, तो वहाँ तो आपको कहीं ना कहीं कोरिलेट करने आना चाहिए। अगर कोरिलेशन नहीं आता सिस्टम, तो इतनी ढेर सारी डेफिनेशन है कि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं बार बार देख करके क्लियर हो जाती, लेकिन कुछ जगहों पर आपको अपनी तरीके से दिमाग भी लगाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया गुडे ओम हार्ट। गुडे ओम हार्ट कहते हैं कि कल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच एक आवश्यक कड़ी है। देखो दो लोग हैं, गुडे महोदय हैं, हार्ट महोदय हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कोई कड़ी होगी, तभी तो दोनों लोग मिल करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में कह रहे हैं सिद्धांत और अनुसंधान, तो समझ लो गुडे और हार्ट। तो गुडे मतलब सिद्धांत हो गया और हार्ट मतलब अनुसंधान। सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की कड़ी क्या हो गई, एक कड़ी है, वो क्या हो गया, हाइपोथेसिस। ये देखिए हायर एजुकेशन के अंदर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो भाई जिसको ये क्लू मिल गया तो वो तुरंत कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं क्लू मिला फिर वो दिन भर बैठ के सोचेगा, कंफ्यूजन अलग से आएगा, ठीक है। तो आप ये जानिए कि कल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच में खड़ी है। कौन बोल रहा है, गुडे ओम हार्ट, जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायता की, जो एडिशनल नॉलेज है उसको अगर हम सर्च कर रहे हैं तो उसमें हमको बेनिफिट देती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि गुडे एवं हार्ट क्या कहते हैं। इसी डेफिनेशन को उन्होंने एक जगह पर अपडेट किया है कि कल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो सत्यता को सिद्ध करने के लिए परीक्षा की जा सकती है, ठीक है, कौन सी, इन दोनों के बीच में दोस्ती की, ठीक है,
गुड ऑन हार्ट की दोस्ती की अगर आपको सत्यता जाननी है कि वास्तव में दोस्त हैं कि नहीं है, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। यानी हाइपोथेसिस पे कॉन्टेस्ट में ही बताते हैं कि अगर एक ऐसी सत्यता है उसको सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। तो गुड एवं हार्ट की दोनों डेफिनेशन सिद्धांत के बीच में कड़ी, और यहाँ पर ये हो गया कि उनके सत्यता को सिद्ध करने की परीक्षा। तो गुड एवं हार्ट की दोनों डेफिनेशन आपकी हाइपोथेसिस को लेकर के क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोगार्ट्स ने लिखा कि उपकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। देखिए बोगार्ट्स की डेफिनेशन जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था वो किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, सोशल रिसर्च में, लेकिन हाइपोथेसिस पे भी बोगार्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि उपकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। देखिए एक चीज यहाँ पर गुड एवं हार्ट और बोगार्ट्स में बहुत ही नजदीक का मैटर है, इसीलिए क्वेश्चन बार बार गलत होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई पुस्तकों के अंदर में इनके आंसर हमेशा इधर के उधर हो गए हैं। तो परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता अगर आ जाए, ठीक है, तो बोगार्ट्स क्या है, एक मान्यता है, ठीक है, और सत्यता को सिद्ध करने के लिए परीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो परीक्षा की जा सकती है वो गुड एवं हार्ट, सत्यता सिद्ध करना है, यानी दोस्ती सिद्ध करना। तो दोस्ती कौन होंगे, दो लोग होंगे, गुड एवं हार्ट। तो इसलिए दोस्ती सिद्ध करने की जब बात आ जाएगी तो गुड एवं हार्ट, और जब ये आ जाएंगे कि कल्पना परीक्षण करना है उसके लिए मान्यता है, तो वो बोगार्ट्स हो जाएगा। यानी परीक्षण परीक्षा शब्द आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सिद्ध करना होगा परीक्षा को, ठीक है, परीक्षा के लिए तो वो गुड एवं हार्ट होगा, और परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की मान्यता होगी तो वहां पर बोगार्ट्स होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लुंडबर्ग महोदय की एक डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन कई बार पूछी गई कि हाइपोथेसिस एक उपकल्पना क्या, काम चलाऊं सामान्यीकरण। कभी कभी तो इतना ही पूछ लेते हैं कुछ कुछ परीक्षाओं में जो पीएचडी एंट्रेंस वगैरह होते हैं, या इंटरनेट में भी बहुत पहले पूछा गया, काम चलाऊं सामान्यीकरण, ठीक है, काम चलाऊं जनरलाइजेशन को अगर हम क्या कहते हैं, उपकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस ये कौन कहता है, लुंडबर्ग। तो आसान है, इसको याद करते हैं, काम चलाऊं सामान्यीकरण जो है उसको हाइपोथेसिस किसने कहा है, लुंडबर्ग महोदय ने कहा, और जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अब देखिए की जा सकती है, परीक्षा अभी बाकी है, दोनों शब्दों में ध्यान रखना है, जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए परीक्षा की जा सकती है। अगर परीक्षा की जा सकती है तो गुड एवं हार्ट होगा, परीक्षा अभी बाकी है, ठीक है, जैसे जब अभी बाकी है, जब भी एट टर्म का यूज हो जाए कि ठीक है अभी ये एट टर्म का यूज हो जाए तो वहां पे लुंडबर्ग हो जाएगा, ठीक है, कि सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। तो एक चीज याद रखिएगा, काम चलाऊं सामान्यीकरण और परीक्षा अभी बाकी है। तो लुंडबर्ग कहते हैं कि दोस्त मेरे परीक्षा अभी बाकी है, ठीक है, तो वो लुंडबर्ग कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आप कहते हैं कि परीक्षा की जा सकती है वो गुड एवं हार्ट कहते हैं, ठीक है, सिद्ध करने की परीक्षा की जा सकती गुड एवं हार्ट, और परीक्षण के लिए प्रस्तुत मान्यता वो कहते हैं बोगार्ट्स। तो भैया तीनों कंपैरेटिव स्टडी करिए, ठीक है, ये मैंने देखा है कि जब तक आप थोड़ा सा तो प्रेशर लेना ही पड़ता है, तो इतना है कि जब आप तीनों को एक साथ में, जब तीनों, क्योंकि तीनों देखिए बिल्कुल काफी कुछ चीजें मिलती जुलती, यहाँ भी परीक्षा, ऊपर भी परीक्षा, नीचे परीक्षण, तो बड़ा कंफ्यूजन है कि जरा अब ऐसे आ जाएगा तो हम तो गुड एवं हार्ट लगाएं, बोगार्ट्स लगाएं, लुंडबर्ग लगाएं, सब एक साथ आ गया। तो वहां पे आपको क्या करना है, सिद्ध करने के लिए परीक्षा की जा सकती गुड एवं हार्ट, भाई सिद्ध करना है, ठीक है, दोस्ती जो है उपकल्पना को परीक्षण करने की मान्यता अगर बताना है तो बोगार्ट्स, और काम चलाऊं सामान्यीकरण परीक्षा अभी बाकी है तो वो लुंडबर्ग हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है। आपने बिल्कुल प्रारंभिक स्तरों पर उपकल्पना का एक अनुमान, कल्पनात्मक विचार या पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसे शब्द आ जाएं कि कल्पनात्मक विचार हो गया, ठीक है, पूर्वानुमान हो गया, काम चलाऊं सामान्यीकरण हो गया, इन शब्दों को ध्यान रखिए, वो सब शब्द किसके हैं, लुंडबर्ग महोदय के, ठीक है, बाद में किसी भी क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाता है। यानी यही जो हमारा पूर्वानुमान है, कल्पना है, ठीक है, कल्पनात्मक विचार है, वो किसी भी रिसर्च के लिए हमारा बेस बन जाता है। तो ये कौन कहता है, लुंडबर्ग महोदय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पीवी यंग की डेफिनेशंस में देखेंगे यहाँ पर कि एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार, मतलब अस्थायी। अब ये पीवी यंग महोदय जैसे कोई व्यक्ति हो देते हैं, परमानेंट तो यंग रहता नहीं है, फिर धीरे धीरे करके तो अस्थायी विचार की बात करते हैं। तो यहाँ से आप जोड़ लेंगे पीवी यंग महोदय, ठीक है, यंग है लेकिन अस्थायी तो है नहीं, फिर धीरे धीरे करके कभी बच्चा फिर वृद्ध। तो यहाँ पर यंग जो है
वो हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं, अस्थाई लेकिन केंद्रीय महत्व। जैसे जीवन में यंग का बहुत ही केंद्रीय महत्व होता है, वो जीवन में आपकी कर्मभूमि होती है, तो यहाँ पर भी ये केंद्रीय महत्व है। हाइपोथेसिस को अस्थाई कहते हैं लेकिन केंद्रीय महत्व का है। तो बढ़िया है, आसान है लर्न करने के लिए। देखिए थोड़े थोड़े ट्रिक ढूंढिए छात्रों, बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएंगे। तो पीबीएन क्या कहते हैं, अस्थाई किंतु केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है उसे हम एक कार्यकारी उपकल्पना कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है ये टर्म जो है यहाँ पर कि कार्यकारी उपकल्पना, ठीक, कार्यकारी उपकल्पना अगर ये टर्म आ जाए तो यंग महोदय, भाई कार्य कब करेगा, जब यंग है, तो कार्यकारी उपकल्पना तो यंग। अस्थाई, यंग भी अस्थाई है, ठीक है, लेकिन केंद्रीय महत्व का। तो तीन टर्म है आपके पास में पीवीएम को लर्न करने का, कार्यकारी उपकल्पना है, अस्थाई किंतु केंद्रीय महत्व। इन्हीं तीन टर्म के अगर पकड़ लेते हैं तो आप पीवीएम का डेफिनेशन कभी भी गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर मन्न महोदय क्या कहते हैं, ठीक है, तो मन्न का जो मानना है कि प्राकल्पना एक अस्थाई अनुमान है। तो देखो अस्थाई टर्म यंग में भी आ रहा है, लेकिन मन्न तो वो कहते हैं ना जैसे यंग व्यक्ति मुन्न मार करके बैठ जाता है, तो यहाँ पर मन्न मतलब हो गया मन में ही सोच रहा है, तो अस्थाई अनुमान। जैसे मन में कहते नहीं, मन में सोचो भाई, मन में सोचो, तो मतलब क्या हो गया, अनुमान, मन में ही अनुमान लगा रहा है, तो अस्थाई अनुमान। जब अस्थाई अनुमान की बात की जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन। अस्थाई केंद्रीय महत्व की भी एक बात की जाएगी, ठीक है, तो यंग। बस छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। बोगार्ड्स की डेफिनेशन में देख लेते हैं। तो बोगार्ड्स कहते हैं प्राकल्पना परीक्षण की जाने वाली एक प्रास्थापना है। बोगार्ड देखिए परीक्षा की बात करते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोगार्ड्स ने जो है यहाँ पर क्या कि कल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई मान्यता, तो बोगार्ड परीक्षण के लिए की गई मान्यता की बात की है, और यहाँ पर यह है कि परीक्षण की जाने वाली एक प्रास्थापना। तो प्रास्थापना या मान्यता, ठीक है, प्राकल्पना क्या है, परीक्षण करने के लिए प्रास्थापना है या मान्यता है, ये बात कौन कहता है, बोगार्ड्स कहते हैं। तो इसको आप इस तरीके से लर्न करके रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लुंडबर्ग के अनुसार क्या है यहाँ पे कि प्राकल्पना एक अस्थाई सामान्यीकरण है, अस्थाई सामान्यीकरण, ठीक है, जिसकी प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। तो देखिए प्राकल्पना एक अस्थाई सामान्यीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, अस्थाई सामान्यीकरण। तो ये देखिए काम चलाऊ सामान्यीकरण, ठीक है, या अस्थाई सामान्यीकरण। तो एक शब्द लुंडबर्ग के साथ में आपको याद रखना है कि जनरलाइजेशन। भाई आगे चल करके जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद में फिर जो उसी के अनुरूप काम करते हैं, डेटा कलेक्शन का काम, फील्ड वर्क सब कुछ करके और उसके बाद एनालाइज करके फिर फाइनली क्या करते हैं, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करते हैं, तब आपको रिपोर्ट बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा लुंडबर्ग की एक डेफिनेशन में जो टर्म है विशेष रूप से वो है जनरलाइजेशन, ठीक है, सामान्यीकरण। तो आप इस टर्म को याद रखिए कि प्राकल्पना एक अस्थाई सामान्यीकरण, क्योंकि सामान्यीकरण टर्म को कोई नहीं यूज किया, तो आप सामान्यीकरण कौन कह रहा है, लुंडबर्ग कह रहा है। ये आपको प्रास्थापना मान्यता की बात कौन कर रहा है, बोगार्ड्स कर रहा है। तो हाइपोथेसिस प्रास्थापना एक मान्यता है, ये बोगार्ड्स कहेगा, और लुंडबर्ग क्या कहते हैं, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये टर्म पकड़ करके रखिए, ये आपको हेल्प करेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कोहेन और नागेल महोदय क्या करते हैं, ठीक है। तो कोहेन और नागेल ने कहा कि हम किसी अन्वेषण में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते यदि हम एक संभाव्य अथवा समस्या से उत्पन्न समाधान के विचार से प्रारंभ नहीं करते हैं। अब देखिए कोहेन और नागेल, तो कोहेन जैसे मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति है कोहेन, और कोहनी के जरिए नागेल महोदय चलने लगे, ठीक है, तो ये समझिए कोहनी के जरिए चल रहा है, मतलब कदम से नहीं चल रहा है वो कोहनी। तो आप इनके क्वेश्चन में कोहेन एवं नागेल में यही याद रखिए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जब हम रिसर्च करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, जब तक हम कोई संभाव्य अथवा समस्या से उत्पन्न समाधान के विचार से प्रारंभ नहीं करते हैं। विचार तो सबसे पहले करना ही करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं गुड एवं हार्ड की। तो कोहेन से यहाँ पर कदम की बात, कोहेन कहाँ से कदम, आप इन टर्म को थोड़ा सा ध्यान करके रखेंगे तो आपको आ जाएगा। छात्रों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 वीक के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं और फिर संडे को बैठ करके टेस्ट देते हैं 100 क्वेश्चन का। तो आप उन 100 क्वेश्चनों की जब प्रैक्टिस करते हैं ना,
तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे अपने लेक्चर्स में ये सब सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ों को याद करा, लेकिन आज ये था कि स्पेशली इस पे फोकस था, तो मैं इन चीज़ों को भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इनको लर्न कर लें, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक एक क्वेश्चन का खेल होता है, ठीक है। लास्ट के एक क्वेश्चन से आप बाहर हो जाते हैं, क्वेश्चन से आप अंदर हो जाते हैं, पॉइंट में नंबर इधर उधर होने लगता है। तो बेहतर है यहाँ ये तो मान के चलिए कि अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो और भी लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। बस होता क्या है कि जब अच्छे सभी लोग हैं और एक एक नंबर चुराने की ज़रूरत है, तो ये एक एक नंबर मेहनत कर करके एक एक नंबर बढ़ाने की ये जो है कवायद चल रही है, उसमें आप पार्टिसिपेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुड एवं हार्ट की। तो गुड एवं हार्ट कहते हैं कि एक प्राकल्पना यह बताती है कि हम किस चीज की खोज कर रहे हैं। तो गुड एवं हार्ट, ये देखिए ये चीज है कि जैसे गुड एवं हार्ट का मैंने ऊपर भी डेफिनेशंस में यहाँ पर बताया था कि वो क्या रहा, सत्यता सिद्ध करने की परीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। आवश्यक कड़ी, इन दोनों के बीच में कड़ी भी था, ठीक है, उनकी परीक्षा भी कर दिया दोस्ती की। और साथ ही साथ में देखिए गुड एवं हार्ड यहाँ पर एक शब्द में और भी कहते हैं, वो कहते हैं कि प्राकल्पना बताती कि हम किस चीज की खोज कर रहे हैं। अरे क्या सत्यता, क्या सिद्ध करना है, तो किस चीज की खोज कर रहे हैं, दोस्ती की। तो गुड एवं हार्ड ये बताते हैं किस चीज की खोज कर रहे हैं। तो प्राकल्पना क्या बताती है कि हम किस चीज की खोज कर रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुड एवं हार्ट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखेंगे वॉन डेलन, ठीक है। वॉन डेलन ने कहा कि प्राकल्पना एक शक्तिशाली आकाशदीप के समान है। जैसे शक्तिशाली तो वॉन डेलन इनका नाम ही इस तरीके से है, ठीक है। तो ये वॉन डेलन महोदय आकाशीय बात कहते हैं, ठीक है, जो शोधकर्ता को मार्ग प्रदर्शित करते हैं, यानी शक्तिशाली आकाशदीप। ऐसा टर्म्स तो किसी ने नहीं यूज किया, तो आप इनको ऐसे ही मान लीजिए कि वॉन डेलन महोदय जो है ऐसी बात ही करते हैं, ठीक है। वो आकाशदीप, शक्तिशाली आकाशदीप की बात करते हैं, वैसे है, यानी ये एक प्रकार से तुलना करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सिमिली का यूज कर रहे हैं कि शक्तिशाली आकाशदीप और जो है प्राकल्पना, ये बिल्कुल एकदम उसी तरीके, प्राकल्पना शक्तिशाली आकाशदीप के समान है, जो क्या करता है कि शोधकर्ता को मार्ग प्रदर्शित करता है कि वह क्या करे, वह नाविक के कुतुबनुमा यंत्र की भांति है। जैसे नाविक का कुतुबनुमा यंत्र होता है जो शोधकर्ता के लिए दिशा निर्देशन का काम, जैसे नाविक होता समुद्र के बीच में या महासागर के बीच में कहीं चला गया अपनी नाव लेकर के, तो उस समय उसको दिशा का ज्ञान ही नहीं रह जाता, चारों तरफ उसको कुछ भी नहीं नजर आता कि वो किधर पूर्व है किधर पश्चिम है, कुछ भी नहीं रह जाता। तो उस व्यक्ति के लिए अगर वहां पर जो है एक प्रकार से अगर उसके पास में जो है कुतुबनुमा यंत्र है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो दिशा निर्देशन जान सकता है कि कौन सा दिशा है और किस दिशा में हम जाएंगे तो हम पार पा जाएंगे। उसी तरीके से शक्तिशाली आकाश दीप के समान है, जैसे जो शुक्र तारा है वो उत्तर में निकलता है, तो उसी तरीके से है। तो वॉन डेलन महोदय ने बड़ी जो है 1 नंबर वाली बात कर दी है। वॉन मन 1, ठीक है, वन मतलब हो गया 1 नंबर, तो 1 नंबर की बात इन्होंने बोल दिया कि आकाशदीप के समान है, जिससे एक राह मिल जाती, बस इधर ही चलते जाना है तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो शोधकर्ता के लिए जो है हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रकार का मार्ग प्रदर्शित करने का काम करता है कि इधर की तरफ में अगर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमको सिद्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि विलियम जॉर्ज ने क्या लिखा हुआ कि व्यवहार में सिद्धांत एक विस्तृत प्राकल्पना ही है। अब यहाँ पर सिद्धांत की बात की जा रही है कि व्यवहार में जो सिद्धांत होता है वो वास्तव में एक विस्तृत परिकल्पना है, कोई विस्तृत रूप से प्राकल्पना जो प्रूफ हो चुकी है, जिसमें एक साधारण प्राकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकार के तथ्य शामिल होते हैं। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि सिद्धांत को डिफाइन करने की बात है कि वास्तव में जो सिद्धांत बन जाते हैं वो सिद्धांत भी कुछ नहीं है, एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, एक विस्तृत प्राकल्पना ही है, और वास्तव में साधारण प्राकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकार के तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं और वो प्रूव्ड होती है, ठीक है। तो जब आप हाइपोथेसिस आपकी अप्रूव्ड हो जाती है, ठीक है, तो वही तो सिद्धांत का निर्माण हो जाता, यानी हाइपोथेसिस प्रूव्ड हुई तो सिद्धांत बना। कौन कह रहा है, विलियम जॉर्ज। तो अच्छी बात है, इसको लर्न करके रखेंगे कि विलियम जॉर्ज कहता है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस अगर वो प्रूफ हो जाती है, उसमें सारे जो है तथ्य सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, सिद्धांत। तो व्यवहार में सिद्धांत क्या है, व्यवहारिक रूप से अगर कोई थ्योरी बन रही है तो विस्तृत प्राकल्पना है, ठीक है। तो एक टर्म आपको याद रखना है कि व्यवहार में सिद्धांत क्या है, एक विस्तृत प्राकल्पना। तो भैया विस्तृत प्राकल्पना विलियम जॉर्ज की बात करेंगे, ठीक है, तो आप इसको याद कर लें कि विस्तृत प्राकल्पना
प्राकल्पना का विस्तारित रूप जो है वही क्या है, वो आपका हाइपोथेसिस है, यानी विस्तृत प्राकल्पना ही क्या है, वो सिद्धांत है। ठीक है, थ्योरी की बात की जा रही। चलिए हम लोग बात करते हैं स्टुअर्ट चेज। ये क्वेश्चन तो बहुत बार कार्ल पियर्सन और स्टुअर्ट चेज के बीच में इतनी बार आता है, और जितनी बार भी आता है तब भी जो है स्टूडेंट जो है गलत कर देते हैं। तो क्या है, स्टुअर्ट चेज ने लिखा कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि विशेष अध्ययन विषय से। विज्ञान का मतलब हो गया कि वैज्ञानिक पद्धति। जब भी विज्ञान की हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति है, मेथोडोलॉजी से है, वैज्ञानिक पद्धति से है, और ना कि कोई विशेष अध्ययन से। ठीक है, तो जब वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि विशेष अध्ययन से, तो जब ना कि विशेष अध्ययन से, ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति से, तो ये स्टुअर्ट चेज की बात करते हैं। लेकिन जब हम इसी को कार्ल पियर्सन जब इस तरीके से कहते हैं कि समस्त विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में है। अब यहाँ पर कह रहा है समस्त विज्ञानों को, तो देखिए स्टुअर्ट चेज एकदम चेंज करता है, सीधी सीधी बात को सामने रखता है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि विशेष अध्ययन से। लेकिन कार्ल पियर्सन क्या करता है, वो जैसे डेटा नहीं, कार्ल पियर्सन फार्मूला जिसमें सबको कलेक्ट कर दिया है, तो वो कहता है समस्त विज्ञानों की तात्विक एकता। यही शब्द आता है, विज्ञानों की एकता। ठीक है, कभी कभी ऐसे कहते हैं समस्त विज्ञान है, विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, या कभी कभी समस्त विज्ञानों की एकता। तो भैया यहाँ पर टर्म जो लर्न करके रखना है कि विज्ञानों की एकता, यानी विज्ञानों का मतलब क्या हुआ, समस्त विज्ञान, विभिन्न विज्ञान, कुछ भी शब्द आ जाए, तो विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है। तभी विज्ञान की जो है एकता यही है कि सारे जितने भी साइंस हैं वो सब की है, सब मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और क्या होता है, वो प्रत्यक्षवाद का प्रयोग करने का काम करते हैं, किसी विषय वस्तु नहीं। विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, बट उनकी मेथोडोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये बात करें तो समस्त विज्ञानों की एकता। तो कार्ल पियर्सन, जैसे कार्ल पियर्सन फार्मूला अपनाते हैं, उसमें सभी विज्ञानों एकता की बात, यानी उनमें सभी डेटा जो है यूज कर लेते हैं, उनका निकालते हैं। वैसे ही इसमें भी करना है कि विज्ञानों की तात्विक एकता। ठीक है, और जब हम विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से, ना कि विशेष संबंध, तो एकदम स्टुअर्ट चेज, तो दोनों एक साथ साथ में आते हैं। भाई छात्रों, इसको आप हम विज्ञानों की एकता, बस इतना लर्न करिए कार्ल पियर्सन, एक लर्न हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि चर्चमैन और एकॉफ। तो चर्च में जाकर के कह रहे हैं कि विज्ञान एक कुशल अन्वेषण है। तो सीधा सीधा चर्चमैन और एकॉफ दोनों लोग मिलकर के कहते हैं कि कुशल अन्वेषण की बात करते हैं। साथ ही साथ में बर्नार्ड के अनुसार क्या है, बर्नार्ड कहते हैं विज्ञान को इसमें निहित 6 मुख्य पारिभाषिक विवेचना, वर्गीकरण, संगठन, परिस्थितिजन्यता, जिसमें पूर्वानुमान एवं व्यवहारिक उपयोग की विशेषताओं का भी समावेश होता है। देखिए, विवेचना, वर्गीकरण, संगठन, परिस्थितिजन्यता, पूर्वानुमान और व्यवहारिक उपयोग, इन विशेषताओं का अगर प्रयोग, तो किसने, अगर ये कहा जाए कि किसने विज्ञान के लिए 6 प्रमुख जो है विशेषताओं का उल्लेख किया, तो विज्ञान की 6 प्रमुख विशेषताओं के रूप में विवेचना, वर्गीकरण, संगठन, परिस्थितिजन्यता, पूर्वानुमान, व्यवहारिक उपयोग, ये 6 विशेषताओं की चर्चा किसने की है, बर्नार्ड। ठीक है, तो बर्नार्ड जो है, इसको ध्यान रखिएगा कि 6 विशेषता विज्ञान की बताए हैं। विवेचना बर्नार्ड, ऐसे याद रखना, विवेचना वर्गीकरण। ठीक है, तो बासे बर्नार्ड, विवेचना, वर्गीकरण, संगठन। ठीक है, तो बर्नार्ड, विवेचना, वर्गीकरण, बर्नार्ड, विवेचना, वर्गीकरण, ऐसे 6 बातें, 6 विशेषताओं को किसने किया है, बर्नार्ड महोदय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वुल्फ के अनुसार क्या है यहाँ पे। तो वुल्फ महोदय कहते हैं कि विस्तृत अर्थों में देखें तो कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण और विस्तार होता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। तो भाई बड़े वुल्फ महोदय, जैसे आपने देखा वुल्फ जो भेड़िया बड़ा वाला आ गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो विस्तृत अर्थ में देखें तो अनुसंधान विधि के द्वारा अगर विज्ञान का निर्माण हो रहा है, विज्ञान, वुल्फ जो है विज्ञान का निर्माण और विस्तार होता है, तो उसे को हम वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की डेफिनेशन हो गई। लुंडबर्ग का एक डेफिनेशन यहाँ कि व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या करना। तो लुंडबर्ग महोदय ने 3 चीजें कि तथ्यों का अवलोकन करिए, फिर वर्गीकरण करिए और उनकी व्याख्या कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगी, वैज्ञानिक पद्धति करे। जॉन डोनाल्ड महोदय ने क्या कहा है, जॉन डोनाल्ड महोदय ने कहा कि अनुसंधान की सबसे प्राथमिक प्रविधि क्या है, वो मानवीय अनुभवों पर आधारित है, वह अवलोकन है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। जॉन डोनाल्ड, जिसके अंदर में जान है तो इसका मतलब मानवीय अनुभव। ठीक है, जान है तो इसका मतलब क्या हुआ,
किसी व्यक्ति के अंदर में जान जहान है तो इसका मतलब मानवीय अनुभव उसके अंदर, तो मानवीय अनुभव पर आधारित अवलोकन, ठीक है, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञात किया जाके। तो मानवीय अनुभव के आधार पर अगर आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और महत्वपूर्ण घटनाओं को जान लेते हैं तो वो अनुसंधान कहलाता है। जहां डोराड हो गया। मोजर की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, वो क्या है? मोजर कहते हैं कि अवलोकन का तात्पर्य, यहाँ ऑब्जर्वेशन को लेकर के कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी इसलिए यहाँ कलेक्ट किया गया कि अवलोकन से तात्पर्य क्या, कानों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिकाधिक प्रयोग करना। भाई मोजर का मतलब क्या हो गया? मोजर का मतलब हो गया कि बस ये कान और वाणी नहीं, बोलना नहीं है और ना ही हमको जो है क्या करना है, सुनना है, बल्कि अपनी दृष्टि से, जैसे आप लोग हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ अपनी दृष्टिपात। तो मोजर महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्वयं अपनी दृष्टि का यानी आंखों का प्रयोग करना। जैसे माउजर चलाते समय क्या है, आंख का प्रयोग करते, गोली कहाँ मारना है, ठीक है। तो ये मोजर माउजर की तरह याद, स्वयं अपनी दृष्टि का प्रयोग करना है, ठीक है। मोजर क्या कर रहा है, वो दृष्टि के प्रयोग की बात कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, दृष्टि का अधिकाधिक प्रयोग करना, माउजर का अधिक से अधिक प्रयोग करना है दृष्टि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पीवी यंग क्या कहती हैं। तो पीवी यंग महोदय यहाँ पे कहें कि अवलोकन घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया सुव्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन है। बस ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन में पीवी यंग, सुव्यवस्थित सुविचारित अध्ययन, नेत्रों द्वारा यानी यहाँ पर नेत्र के द्वारा अगर हम सुव्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन करते हैं तो अवलोकन कहलाता है। तो अवलोकन मतलब देखना भाई, ठीक है, ठीक ठाक से। तो जब ही हम नेत्रों के द्वारा सुव्यवस्थित और सुविचारित ढंग से अगर हम अध्ययन करते हैं नेत्र का प्रयोग करते हुए तो ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सैलिड और जहोडा। तो सैलिज और जहोडा की ये डेफिनेशन तो आई भी हुई थी हायर के अंदर में, तो आप इसको ध्यान रखिए कि एक अवधारणा अवलोकन की गई घटनाओं का एक अमूर्तीकरण है। तो सैलिज और जहोडा कहते हैं कि अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, अवलोकन की गई घटनाओं का एक अमूर्तीकरण। कोई चीज घटना है, बार बार अगर आप अवलोकन कर रहे हैं तो आपके मन में कोई बात बैठ जाए, उसको विचारों के रूप में हो जाए, अमूर्त हो जाए, ठीक है। अमूर्तीकरण मतलब क्या हुआ, विचार के रूप में। जैसे आप बार बार देखें कि सूर्य पूरब में निकल रहा है तो आप कहते हैं सूर्य पूरब में निकलता है, या बार बार देखें सूर्य है तो ये आप मान लें कि इधर ही सूर्य निकलता है, इधर ही डूबेगा। तो कोई एक घटना बार बार अगर हो रही है आपके सामने तो आपको लेकर के कोई मन में बात बैठ जाए, अवधारणा बैठ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो अवधारणा कहलाती है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो अवधारणा यहाँ पर बनी। तो अवधारणा मतलब अवलोकन की गई घटनाओं को एक अमूर्तीकरण, आपके मन मस्तिष्क में एक अमूर्तीकरण। तो भाई सैलिज और जहोडा की डेफिनेशन बहुत ही बेहतर है अवधारणा के लिए कि अवलोकन की गई घटनाओं का अमूर्तीकरण, ये याद रखना, अमूर्तीकरण। कर्लिंगर महोदय क्या कहते हैं? तो कर्लिंगर ने कहा कि विशिष्टताओं के आधार पर इसे निर्मित सामान्यीकरण के रूप में अमूर्तीकरण की अभिव्यक्ति कहा है। तो यही जो सैलिज और जहोडा की डेफिनेशन है उसी को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की इसने किया कर्लिंगर ने, कि विशिष्टता के आधार पर, यानी कोई घटना तो हो रही है लेकिन घटना का पूरा तो पार्ट होता नहीं, घटना की कुछ विशिष्टता है, जैसे बार बार उस विशेष चीज को देखा और उसके आधार पर अपने मन में सामान्यीकरण कर दिया और उसके अमूर्तीकरण की अभिव्यक्ति आपके मन में बैठ गई, तो फिर वो क्या हो जाता, वो बन जाता कॉन्सेप्ट, अवधारणा बन जाती है। तो विशिष्टता के आधार पर अगर अवधारणा बन रही हो, विशिष्टता के आधार पर अगर आप अमूर्तीकरण कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कर्लिंगर अवधारणा की डेफिनेशन में, यानी विशिष्टता के आधार पर अमूर्तीकरण की बात करेंगे तो कर्लिंगर महोदय, और शैलिज यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो अवलोकन के द्वारा अमूर्तीकरण की बात करेंगे तो शैलिज और जहोडा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे कि लेबोविच, यहाँ पर आ गया कि लेबोविच और हेमरडोन, ठीक है। तो ये छोटा सा इसको ध्यान रखना है कि लेबोविच और हेमरडोन के अनुसार क्या है, यहाँ पर ये कहते हैं कि एक अवधारणा एक पद या संकेत है, यानी अवधारणा क्या, एक कोई पद है, कोई संकेत है जो विविध घटनाओं के सादृश्यता को प्रकट करता है। कोई घटना जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं, विभिन्न विविध घटनाओं की, यानी एक ही घटना बार बार घटे। अब याद यहाँ रखिएगा कि विविध घटनाएं नहीं है भाई साहब, एक घटना कई बार जब घटित होती है, मतलब वो घटना कई रूप में घटित हो रही है और सादृश्यता एक जैसी चीज उसमें निकल करके आए, तब आपके मन में अवधारणा बन जाएगी। जैसे कोई
क्लास शिक्षक, उसने इनको भी डांटा, उनको भी डांटा, उनको भी डांटा, इनको भी किया, तो फिर ये सब उनकी सादृश्यता मिला करके आपने अवधारणा बना दिया कि भैया वो मतलब जो है वो P2 टीचर है, वो बिना पेटे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विविध घटनाओं की सादृश्यताओं के आधार पर अगर अवधारणा बनी, तो विविध घटनाओं की सादृश्यता, ये याद रखना है, ठीक है। तो एनोलॉजी अगर करें, ठीक है, विविध घटनाओं में एनोलॉजी की बात करें, घटनाओं की सादृश्यता की बात करें और उसको अवधारणा बनाने, तो लेबोविच और हैमरडोज, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखें इसमें जेडरबर्ग, ठीक है। जेडरबर्ग ने क्या कहा कि जब वास्तविक संसार की किसी निश्चित घटना को एक विशिष्ट पद, शब्द या संज्ञा प्रदान की जाती है तो उसे अवधारणा। कोई भी चीज है, जैसे मन में आपकी अवधारणा बैठ गई, ठीक है, कि गंदी बस्ती जो है, एक अवधारणा आ गई कि जहाँ पर गंदगी रहती है वहां पर जो है लक्ष्मी का वास नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए, तो ये देखा कि वो गंदे से रह रहे हैं, ये भी गंदे, वो भी गंदे, तो जितने लोग गंदे मिल रहे हैं उनके पास लक्ष्मी का वास नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात कहीं ना कहीं क्या करेगी, फिर वो आपके मन में अवधारणा बैठ गई, गंदगी रहेगी तो फिर वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होगा। ये मन में, ये कोई प्रूव्ड नहीं है, हो सकता है इसी जगह भी जो है लक्ष्मी का वास हो रहा हो, लेकिन आपके मन में आपने कई घटनाओं को देखा और वास्तविक जगत को एक निश्चित घटना को विशेष शब्द अगर आपने प्रदान कर दिया, कोई संज्ञा प्रदान कर दिया, तो फिर वो यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ग मतलब जेटर वर्ग, तो जैसे वर्ब नहीं होता है वर्ब, ठीक है, वैसे वर्ग है, तो ये कोई वर्ण जान लीजिए अगर आपने प्रदान कर दिया, कोई शब्द प्रदान कर दिया, कोई संज्ञा प्रदान कर दिया, तो वो क्या कहते हैं, उसको अवधारणा करते हैं। यानी कोई वास्तविक जगत के अंदर में कोई निश्चित घटना हो रही है बार बार, उसके लिए कोई विशिष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया, क्या कहलाता, अवधारणा। नेक्स्ट बात करें, गुड एवं हार्ट ने भी एक डेफिनेशन दिया कि एक तथ्य की भांति एक अवधारणा अमूर्तीकरण होती है या घटना नहीं होती है। यानी कोई घटना को हम क्या है कि एक तथ्य की भांति अवधारणा अमूर्तीकरण होती है, अवधारणा अमूर्त हो जाती, जो आपके मन में बैठता है वो जो है क्या, कोई अवधारणा आपने बैठा लिया अपने मन में, तो वो अमूर्त हो गया, आपके मन के अंदर में आ जाता, कोई घटना नहीं होता है, ये घटना आपके मन में हो गया, ठीक है। जैसे बुढ़ापा बहुत खराब है, मान लीजिए, ये अवधारणा आपके मन में, बचपन बहुत भोला होता है, तो चूंकि क्या है कि ये घटना है आपके मन में बैठ गया, बचपन भोला होता है। अब कितना भोला, किसका बचपन कैसा रहा है वो तो ईश्वर जानेगा, लेकिन यह है कि जो घटना नहीं है वो एक कॉन्सेप्ट आपके मन में चला जाता है, कोई चीज अमूर्तीकरण। तो यहाँ पर यानी अब्स्ट्रैक्ट की बात है, एब्स्ट्रैक्टेशन वाली प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्टेशन यानी अमूर्तीकरण। तो अमूर्तीकरण की बात किसने, गुड एवं हार्ट ने कहा कि अवधारणा क्या है, अमूर्तीकरण होती है, ना कि घटना, ठीक है। तो ये याद रखना है कि गुड एवं हार्ट कहते हैं अमूर्तीकरण है, तथ्य की बात, जैसे सोशल फैक्ट होता है, तो वो क्या होता है, आपके मन में कोई चीज बैठ जाती है, ठीक है, जैसे आपने कहा विवाह, ठीक है, आत्महत्या, बाल्यपन या कोई ऐसा शब्द लिया, तो एक सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट का मतलब विचार करने, सोचने, इन सब करने के तरीकों को, जो उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, कंसेंसस ऑफ माइंड, ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं कि लोगों का जो मतैक्य होता है वो सोशल फैक्ट बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर अवधारणा भी क्या है, अमूर्तीकरण है, ये घटना कोई इंडिविजुअल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ सैंडर्स और पिन्हे। तो सैंडर्स और पिन्हे ने डेफिनेशन जो दी है कि एक अवधारणा एक शब्द या शब्दों का समूह होता है। तो सैंडर्स और पिन्हे शब्द या शब्दों का समूह जो किसी वस्तु की प्रकृति या वस्तुओं के बीच संबंधों के बारे में एक सामान्य धारणा को व्यक्त करता है। तो शब्द या शब्दों का समूह, कोई अवधारणा कैसे होती है, एक शब्द भी हो सकती है या शब्दों का समूह है। तो सैंडर्स और पिन्ने जो है इनकी डेफिनेशन में आप यही रखिए कि शब्द और शब्दों का समूह, ठीक है, जो कोई वस्तु है या वस्तुओं के बीच जो संबंधों के बारे में एक सामान्य धारणा को प्रस्तुत करता हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीबीएन क्या कहते हैं। तो पीबीएन कह रहे हैं कि किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की गहन छानबीन विश्लेषण को वैयक्तिक यानी एकल प्रकरण अध्ययन शोधविधि कहते हैं। कभी कभी यही जब शब्द हिंदी में वैयक्तिक अध्ययन, केस स्टडी ऐसा ना लिख करके वहां पे कहता एकल प्रकरण अध्ययन, तो एकल प्रकरण अध्ययन मतलब हो गया, उसको हम केस स्टडी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में केस स्टडी मेथड है। तो केस स्टडी मेथड का जो इन्होंने बताया है कि केस स्टडी मेथड क्या होता है, एकल प्रकरण अध्ययन विधि क्या होती है, वो कहते हैं कि कोई एक सामाजिक इकाई हो
और उसके जीवन की गहन छानबीन और विश्लेषण, यानी एक ही सामाजिक इकाई, एक इंडिविजुअल सामाजिक इकाई यानी एक मनुष्य की, और उसका हम गहन छानबीन अगर कर दें तो केस स्टडी कहलाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को पकड़िए और कोई व्यक्ति बहुत वाचाल हो गया, बहुत कमजोर हो गया, बहुत तेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके पीछे कुछ न कुछ अगर केस स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि वास्तव में, तो जब डीप स्टडी करते हैं तब पता चलता है कि कैसे क्या हो गया। तो केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन मतलब एकल प्रकरण, ठीक है, गहन छानबीन और विश्लेषण। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विसेंज और विसेंज के अनुसार, ठीक है, डेफिनेशन इनकी भी काफी बार पूछी जाती है कि विसेंज और विसेंज के अनुसार व्यक्तिक एकल प्रकरण अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या घटना, एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है। तो विसेंज और विसेंज यहाँ पर व्यक्तिक अध्ययन के लिए क्या कहते हैं कि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है। तो विसेंज और 20, जैसे कहते हैं कि हम 19 नहीं है, हम 20 हैं, तो 20 वाली बात यह है कि गुणात्मक, जैसे 19 से बड़ा 20 हो गया, ठीक है, तो गुणात्मक यानी उसके गुण क्वालिटी बढ़ जाती है, 19 नहीं है 20 है, ठीक है, 19 नहीं रहेंगे 20 ही है, तो इसका मतलब गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित एक रूप है। आप इसी 20 से इसको याद रखेंगे कि गुणात्मक विश्लेषण पर गुण बढ़ जाता है, 19 से बढ़ करके 20 है, 20, ठीक है, और जिसके द्वारा एक व्यक्ति या घटना, एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वांगीण अगर अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहलाता है, केस स्टडी मेथड, एकल प्रकरण अध्ययन प्रक्रिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गुडे एवं हार्ट के अनुसार। तो गुडे एवं हार्ट क्या कहते हैं, गुडे एवं हार्ट कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रविधि है जो किसी सामाजिक इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है। तो यहाँ पर प्रविधि ऐसी है, यानी एक ऐसी मेथोडोलॉजी है कि कोई एक सामाजिक इकाई हो, कोई एक सोशल यूनिट हो, उसको संपूर्णता में जब हम अध्ययन करते हैं, गुड एवं हॉट बात कहते हैं, बिल्कुल हॉट, ठीक है, गुड और हॉट बात यहाँ पर है कि कोई एक विधि को अगर हम संपूर्णता के इकाई के अध्ययन में संपूर्ण अगर अध्ययन करें, डिटेल्ड स्टडी करें, तो हमारा क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे कूले की। तो CH कूले की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिक अध्ययन विधि हमारे बोध ज्ञान को विकसित करती है। सही बात है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, बोध, ठीक है, उसको बढ़ाने का काम, बोध ज्ञान हमारी, क्योंकि किसी चीज के बारे में बहुत डीप स्टडी होती है, तो इसीलिए हम क्या कह रहा था, बोध ज्ञान की बात की जाती है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि हमारे बोध ज्ञान को विकसित करने का कार्य करती है और जीवन के बारे में एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो बोध ज्ञान अंतर्दृष्टि कौन बात करेगा, कूले। तो आप केस स्टडी में कभी बोध ज्ञान और अंतर्दृष्टि की बात करने लगे तो CH कूले कहते हैं, क्योंकि CH कूले देखिए वो कहते हैं ना, ये हमारा प्राथमिक समूह जो है, हमारी नर्सरी है, हमारे व्यवहार के लिए नर्सरी बनाने का काम करता है, ठीक है। तो कूले ज्ञान की बात यहाँ पर करते हैं। अगर केस स्टडी करेंगे तो अपने आप, सही बात है, जिसके साथ जैसे लोग, अब कोई व्यक्ति अच्छे माहौल और परिवेश में नहीं रहा, किसी व्यक्ति को जीवन में अगर सम्मान नहीं मिला है तो वो भी सम्मान नहीं देगा, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को सम्मान मिला, घर से प्रेम और सभी लोगों ने उसको अच्छा सराहा है, तो वो भी लोगों की सराहना, लेकिन अब जिंदगी भर कोसा गया है, ठीक है, तो वो भी कभी किसी पद प्रतिष्ठा पर या कहीं भी जाएगा तो सिर्फ कोसने का काम करेगा, उसको सिर्फ गंदगी नजर आएगी। अच्छाई तो तभी नजर आएगी जब उसके बारे में अच्छा अच्छा बोला गया होगा, ठीक है। तो केस स्टडी इसीलिए व्यक्तिगत अध्ययन वेद हमारे बोध ज्ञान को विकसित करता है। जब हम डीप स्टडी करते हैं तभी पता चलता है, ठीक है, या विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ वो तभी पता चलेगा जब हम उसकी डीप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्गेस ने क्या कहा कि वर्गेस ने कहा कि व्यक्तिगत अध्ययन को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र, तो बहुत बढ़िया वर्गेस महोदय ने अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र। तो भाई इस टर्मिनोलॉजी को याद कर लीजिए, ठीक है, कि केस स्टडी को किसने सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र, माइक्रोस्कोप कहा है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप लगा करके बिल्कुल एकदम स्टडी कर दिया कि भाई क्या है, सब कुछ एकदम डिटेल्ड स्टडी निकाल दिया। तो वर्गेस महोदय यहाँ पर क्या है, एकदम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, सूक्ष्म दर्शक यंत्र की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, सोशल माइक्रोस्कोप की बात कर ली है वर्गेस महोदय ने। टर्मिनोलॉजी याद करके रखिए, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और भी है छात्रों, उसके बाद में फिर जो है ये पार्ट यहीं पर फिनिश होने वाला है, तो इसलिए 2-3 डेफिनेशन बची है, क्योंकि काफी समय से आप लोग लंबे समय से, तो काफी देर तक होते होते थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन बस ये 3 डेफिनेशन और करेंगे, इसके बाद इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, फिर से हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो वोगार्ड्स के अनुसार क्या है कि निदर्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे गुड एवं हार्ट की,
तो गुड एवं हार्ड का क्या है? निदर्शन क्या है कि किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि। ये डेफिनेशन तो हमेशा अपने एनटीए नेट हायर एजुकेशन मतलब जहां नहीं तहां ये क्वेश्चन आता ही रहता है। गुड एवं हार्ड ने बिल्कुल कहा कि विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि। तो विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि, ठीक है, जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका सुना है, वैसे ही यहाँ पर विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि उल्टा कर देना कि विशाल समग्र उसमें से छोटा प्रतिनिधि है, गुड एवं हॉट, ठीक है, गुड और बहुत अच्छी बात, हॉट बात कही है, तो विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि गुड एवं हॉट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि निदर्शन क्या है कि किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, बोगार्ड्स कहते हैं कि योजना बनाते हैं, ठीक है, कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना। तो बोगार्ड्स प्रतिशत की बात करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना कि प्रतिशत की बात, निश्चित प्रतिशत, निश्चित परसेंट, ठीक है, फिक्स्ड परसेंट की बात, तो निश्चित परसेंट की बात किया गया, पूर्व निर्धारित योजना। तो बोगार्ड्स क्या कर रहे हैं? पूर्व निर्धारित योजना, ये वाला मात्रा, और यहाँ बोगार्ड्स में ये वाला मात्रा ध्यान रखना कि बोगार्ड्स पूर्व निर्धारित योजना यानी निदर्शन में पूर्व निर्धारित योजना की बात करने लगे। आगे यहाँ पर देखते हैं कि सिन पाओ यंग क्या कहते हैं। तो सिन पाओ यंग कहते हैं कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर सिन पाओ यंग, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से है कि सांख्यिकीय निदर्शन की बात कर लिया, बस अब आप इसको सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल इसी से याद करिए, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, इस टर्म से आप इसको लर्न कर लेंगे, सिन पाओ यंग सांख्यिकीय निदर्शन। और पीवी यंग महोदय ने क्या कहा है कि पीवी यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा योग का लघु चित्र अथवा प्रतिनिधि अंश है। तो यहाँ पर याद रखना है कि योग का यानी निदर्शन क्या कि संपूर्ण समूह या योग, तो संपूर्ण समूह या योग का लघु चित्र या प्रतिनिधि अंश है जिसमें से वह निदर्शन लिया गया। तो संपूर्ण समूह या योग का लघु चित्र या प्रतिनिधि यंग, संपूर्ण समूह या योग का लघु चित्र या प्रतिनिधि अंश, ये कौन कहता है? पीवी यंग महोदय। तो इस तरीके से डेफिनेशन को लेकर के ये पार्ट हमारा यहीं पर इसको हम विराम देते हैं। और कुछ कलेक्शन इंपॉर्टेंट पुस्तक को लेकर के भी है, उसको हम लोग जो है जो भी रिसर्च से संबंधित इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसको अगर एक से दो बार अगर आप छात्रों सुन लेंगे, ठीक है, एक दो बार सुन लिया, अपने दिमाग में ऐसे बैठा लिया, क्योंकि देखिए बहुत कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, लिखने पढ़ने ये सब दिमाग, क्योंकि देखिए किताब हो, नोट्स हो, दुनियादारी सब कुछ हो, मेन होता आपके दिमाग पे बैठना, वो क्लू करना, पेपर की तैयारी करिए, टेस्ट पेपर देते रहिए। माइंड में अगर ये कहीं ना कहीं अगर क्लिक कर गया, बैठ गया, कुछ बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई, और कुछ बातें आप अपने आप से भी दिमाग से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये सेट हो गया तो आप इजिली मान के चलिए, अगर 5 क्वेश्चन करते हैं तो जहां आप सरेंडर कर जाते थे, एकदम सरेंडर करके सर हम डेफिनेशन पे सरेंडर कर जाते, वहां एटलीस्ट ये होगा कि 3 क्वेश्चन तो सही चला जाएगा 5 में से, और 3 चला जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है, और 3 नंबर अगर आपके सही चले जाते हैं बहुत बड़ी बात है। ओके छात्रों, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।